नाटो समूह ने यूक्रेन को आखिरकार शामिल कर ही लिया, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड को भी अपने दायरे में समा लिया। रूस से तेल प्राप्त करने की उम्मीद में जर्मनी और फ्रांस खुद को यूक्रेन से अलग कर लेंगे, यह रशियन आशा भी धराशायी हो गई। इस तरह पुतिन के सारे अंदाज गलत निकले। इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले को 1 साल हो जाएगा। यह सच है कि यूक्रेन ने शुरू से ही इस हमले का प्रभावी ढंग से जवाब दिया और इस तरह के प्रतिरोध ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी बेचैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। इसलिए व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही बातचीत के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस हमसे 18 गुना बड़ा है। अपनी आबादी करीब 4 करोड़ है, जबकि रूस की आबादी 14 करोड़ के आसपास है। इस सच्चाई से यूक्रेन वाकिफ है। रूस परमाणुधारी है। रूस ने सोचा था कि वह काफ़ी आसानी से इस महान देश को जीत लेगा, लेकिन रूस के अंदाज स्पष्ट रूप से गलत निकले। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने पिछले 10 महीनों में 4 और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन के कई अन्य शहरों में अस्पतालों और स्कूलों की इमारतों को नष्ट कर दिया है। 13,000 यूक्रेनी सैनिक और 7,000 नागरिक मारे गए हैं। 35 लाख जिंदगियां बेघर हो चुकी है। 14 लाख इमारतें नष्ट हो गई है। यूक्रेन को कुल $127 बिलियन का नुकसान हुआ है। ताज्जुब की बात है कि इस पृष्ठभूमि पर भी यूक्रेन के शासक और नागरिक जो डटकर खड़े हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो हाल ही में अमेरिका का दौरा करके कीव लौटे हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस को यूक्रेन की 10 उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मूल रूप से जेलेंस्की को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र से हट जाएगा। इसके अलावा यह मांग की गई है कि रूस द्वारा यूक्रेन के वन संसाधनों को नष्ट करने, रूस द्वारा यूक्रेन के ईंधन और ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने और यूक्रेन के अनाज निर्यात में स्वयं रूस द्वारा पैदा की गई बाधाओं के कारण हुए सभी अपराधों के लिए रूस को यूक्रेन को मुआवजा देना चाहिए। रूस द्वारा जब्त किए गए यूक्रेन के क्षेत्रों में लड़ने वाले यूक्रेनी सैनिकों, साथ ही वहां के नागरिकों को युद्ध के कैदियों के रूप में रूस द्वारा कैद कर लिया गया है। ऐसे 16 लाख युद्ध कैदी रशिया ने यूक्रेन को सकुशल सौंपना चाहिए। यदि हम उन मांगों पर विचार करें तो यह देखा जा सकता है कि यूक्रेन का संकल्प अभी भी ताज़ा है। ऐसा लगता है कि पिछले 10 महीनों में यूक्रेन रूस को भी नुकसान पहुंचाने में सक्रिय रहा है। यूक्रेन ने रूसी परमाणु युद्धपोत को काला सागर में डुबा दिया है। रूस ने यूक्रेन पे दागी सभी मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों को यूक्रेन ने बेअसर करने में सफलता हासिल की है। रूस के भी कुछ सैनिकों को यूक्रेन ने अपनी जेलों में युद्धबंदी के रूप में रखा है। यूक्रेन ने पायलट रहित हवाई जहाज़ों से रूस पर हमला जारी रखा है। यूक्रेनी सरकार भी अपनी राजधानी कीव और कीव जैसे अन्य शहरों को रूसी आक्रमण से मुक्त रखने में कामयाब रही है। इन सबसे ऊपर यह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक तस्वीर है, जो लोगों में यह मनोबल जगाने में सफल रही है कि रूस जैसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लंबे समय तक लड़ना है और इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रूस को अपने सपने खुद ही काटने पड़े हैं। वर्ष 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 14 अन्य राष्ट्रों की तरह रूस संप्रभु और स्वतंत्र हो गया। तब से बिन्स्टाइन ने हर जगह रूढ़िवादी विचारधारा का प्रसार करने का, पुराने ज़ारकालीन रूस के अधिकार क्षेत्र का मास्को के अधीन लाने का, लेकिन इस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहने का, सारे यूरोप में रूस के प्रभाव को बढ़ाने और एक नए यूरेशियन साम्राज्य के निर्माण के सपने ने पुतिन को प्रोत्साहित किया था। अलेक्जेंडर दुगिन नामक एक रूसी बुद्धिजीवी को पुतिन ने गुरुस्थानी रखा है। आश्चर्यजनक रूप से यूक्रेन ने मॉस्को से बहुत दूर एक उच्च गति वाले स्वचालित बॉम्बर से बम गिराकर दुगिन को मारने की कोशिश की। दुगिन उस हमले से बच निकले, लेकिन उनकी बेटी की मौत हो गई। यानी कि यूक्रेन ने कितनी बुद्धिचातुर्य और साहस का प्रदर्शन किया है, यह आप समझने की कोशिश करें।
यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस ने जॉर्जिया को एक युद्ध में हराया था। सुदूर भूमध्य सागर पर प्रभुत्व हासिल करके जब सीरिया के राष्ट्रपति बहार अल असद को सुरक्षा का कवच दिया गया था, तब यूक्रेन को तो हम बहुत ही कम समय में शरण ला देंगे और पूरा यूक्रेन रूस के प्रभुत्व के अधीन होगा। यह था पुतिन का सपना। आज रूस कह रहा है 2014 में हमने यूक्रेन के क्रीमिया को आत्मनिर्णय का हक दिया और सितंबर 2022 में हमने यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया जैसे क्षेत्रों को इसी तरह समान अधिकार दिया। यूक्रेन को तब इन 5 क्षेत्रों को रूसी अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत होना चाहिए। साथ ही हम इस युद्ध को तभी टालेंगे जब अमेरिका नाटो नामक सैन्य समूह से यूक्रेन खुद को अलग थलग रखेगा। सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था। इसके पतन के बाद 1991 में रूस आज़ाद हुआ, यूक्रेन भी आज़ाद हुआ। इस वजह से रूस में अराजकता निर्माण हुई। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने रूस में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस के प्रभाव को बढ़ाया। ऐसी पृष्ठभूमि में यूक्रेन को हम आसानी से अपने कब्जे में ले लेंगे, यह थी पुतिन की घमंड। वास्तव में उन्हें इसे अलग रखना पड़ा। इसके कारण स्पष्ट है। इराक और अफगानिस्तान के मुद्दों पर हारी हुई अमेरिका यूक्रेन के साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेगी। यह रशिया का अंदाज विफल हो गया। 1949 में जन्मा हुआ नाटो यह सैन्य गुट यूरोप के तटस्थ देशों को सदस्यता प्रदान नहीं करेगा। यह रूस की अटकल झूठी साबित हुई। यहाँ तक कि यूक्रेन को भी नाटो समूह द्वारा शामिल किया गया, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो ने शामिल कर लिए। रूस से तेल प्राप्त करने की उम्मीद में जर्मनी और फ्रांस खुद को यूक्रेन से दूर कर लेंगे। रूस की यह आशा भी धराशायी हो गई। चीन से भारी सहायता मिलेगी, भारत चुप रहेगा। पुतिन की यह उम्मीद एक गलती साबित हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तालिबान के सामने आत्मसमर्पण करने वाले अफगान शासकों की तरह रूस से हार मान लेंगे। पुतिन का यह सपना ही रह गया। रूस यूक्रेन संघर्ष और जटिल हो गया है। मॉस्को और कीव की दोनों राजधानियां आपस में टकरा रही है। संघर्ष कब और कैसे सुलझेगा कहा नहीं जा सकता। ऐसी है वर्तमान स्थिति। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।